हाय डियर, मैं स्वागत है आपका CMS यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हैं और ये बिल्कुल अभी वर्तमान और तो पूरे अब तक के सभी राष्ट्रपति के बारे में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चाहे आप जिस तरह की भी स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आप एक भारत के नागरिक हैं तो अपने देश के राष्ट्रपति और इस गरिमा वाली पद के बारे में भी थोड़ा जान लें। बस थोड़ा सा साधारण वीडियो होगा, आप इसे अंत तक बने रहें। तो ठीक है, मैं चलता हूँ वीडियो की ओर। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति पद की आहर्ताएँ यानी कुछ की योग्यताएँ क्या हैं। तो राष्ट्रपति पद की आहर्ताएँ अनुच्छेद 58 में है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति के पद की आहर्ता से संबंधित क्वालिफिकेशंस के संबंधित किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 58 नंबर में है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। भारत का वह नागरिक होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होनी चाहिए और उनकी आयु 35 वर्ष पूरी कर ली जानी चाहिए। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखती है। MLA MP लोकसभा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने की योग्यता यानी कि उसके लिए जो सेवा शर्त है वो होनी चाहिए, जबकि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। लाभ के पद मतलब किसी सरकारी पद पर नहीं हो, प्राइवेट सिस्टम से हो सकता है, कंपनी या किसी ट्रस्ट के अगर सब मेंबरशिप हो, मेंबर और उसके ओनर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार के सिस्टम में, सरकार के अंतर्गत संवैधानिक किसी पद पर या किसी के दायित्व पर वो नहीं होनी चाहिए। जबकि बोली जाती है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधि से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब किसी प्रकार मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर देखेंगे कि अगला सवाल बनता है मेरा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। बड़ी अच्छी सवाल है ना, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तो होता है, चुनाव तो करते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात ये हो जाती है कि आखिर उनको वोट देता कौन है ना। अच्छी सवाल है ना, बिल्कुल। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो इसका सही जवाब होता है राज्यसभा, लोकसभा यानी सदस्य यानी MP दोनों का, अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स यानी MLA, सभी राज्य के MLA विधायक और दोनों सदन के उच्च निम्न सदन के MP, दैट्स में राज्यसभा के MP और आपको लोकसभा के MP, कुल मिलाकर कितने लोग दिए? 3 लोग दिए। ठीक है, नंबर आगे क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे कि आप एक चुनाव होता है, चाहे विधायक हो, चाहे संसद चुनाव हो, चाहे आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी एक जिम्मेदारी गारंटेड होता है ना। तो जब एक जितनी बड़ी भारत की सर्वोत्तम पद पर की गरिमा वाली पद पर जो उनको इलेक्टेड चुना जाएगा, तो उसके उम्मीदवार बनाई जाएगी, तो कम से कम पहले ही 50 निर्वाचकों द्वारा उसको मनोनीत करना यानी कि उसको प्रस्ताव करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि ठीक है, हम लोग भी इनके पक्ष में इनको वोट देंगे। ऐसा ना हो कि उम्मीद पे वो खड़ा हो गए और उनको 2-10 वोट या 0 वोट पर अलाउट हो गई। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, पहले उसको कुछ अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। आगे की ओर देखेंगे तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। अगर बोली जाए भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। आगे की सवाल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो देखिए, बोला गया कि मुख्यमंत्री वोट देंगे या नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मुख्यमंत्री को CM के पद में रहते हुए वोट नहीं डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं। तो डालते कैसे हैं? वो उस सभा की, वो जिस दल से रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको MP भी होते हैं, MP को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या तो फिर वो MP आपको दोनों सदन का बनाया जा सकता है, और विधानसभा के आपको उच्च और निम्न सदन दोनों से बनाया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में वो जब मुख्यमंत्री बन गए तो वोट तो डाल सकते हैं, क्योंकि आपको लोकसभा के सदस्य भी वोट डाल सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी वोट डाल सकते हैं, विधायक भी वोट डाल सकते हैं। नहीं, डाल कौन नहीं सकते हैं? राज्य के विधानमंडल, दैट्स मीन्स राज्य विधानमंडल में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद, ठीक है ना, उच्च सदन के मेंबर। तो ऐसी कंडीशन में यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह वोट नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल हो गया। यानी कि मुख्यमंत्री कब वोट नहीं डाल सकता है? तो जब विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन राष्ट्रपति के निरोचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता, है ना। ये निर्वाचक मंडल यानी वोट देने वाला है लेकिन इसको महाभियोग पर उसके सदस्य नहीं होता। तो ये होता है राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक, राज्य की विधानसभा के मेंबर लोग। ऐसा होता है कि उसके महाभियोग में शामिल नहीं होता लेकिन वोट डालते समय जरूर होता है। ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सारी चीज़ बता दूंगा, आज तक के जितने राष्ट्रपति, सभी के कार्यकाल, सभी के निर्वाचक, सभी कुछ बताएंगे, इसलिए थोड़ी देर तक आप धैर्यपूर्वक बने रहें। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्त है? क्या बोला गया? संसद या विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसके लिए क्या शर्त होती है? यानी कि राष्ट्रपति तो बना देंगे लेकिन क्या? तो बात ये होंगे कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपने पद से सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि जब वो पद पर बहुमत प्राप्त कर ले यानी राष्ट्रपति चुनाव हो जाए तो उसके बाद उसको शपथ दिलाने में कुछ समय रहता है। तो समय यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय रहता है। तो उस 2 दिन 4 दिन 5 दिन के समय से पूर्व ही यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? उस विधायक या MP ये दोनों सदस्य हो उसको पद से सदस्य से इस्तीफा देनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। बिल्कुल आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि देखिए क्या होता है आगे। तो यहाँ पर है अगला सवाल कि राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त वैकेंसी ऑफ पोस्ट का 6 माह की सीमा के भीतर भरना होगा। यानी सवाल ये हो सकता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोनो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया तो राष्ट्रपति खाली हो गया तो उसको कितने दिन में नया राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए? तो ओनली 6 मंथ के अंदर ही राष्ट्रपति के उस रिक्त पद का दोबारा हमको चुनाव कर लेनी पड़ती है। जबकि अगर इस बीच अगर राष्ट्रपति का कभी मृत्यु हो जाए या उसको महाभियोग लग जाए या उसको हटा दिए जाए, पद त्याग पत्र दे दे, तो जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमेशा 5 वर्षों के लिए। कितना? हमेशा 5 वर्षों के लिए। ऐसा नहीं कि वो उसके रेस्ट टाइम को करेगा, नहीं, रेस्ट टाइम को नहीं, हमेशा अपनी कार्यकाल में ही होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका जवाब है सर्वोच्च न्यायालय, दैट्स मीन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बीच अगर कुछ मामला हो जाए चुनाव के समय तो कौन करेगा? ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय, दैट्स मीन हाई कोर्ट करेगा। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अगर उसको हटाना है किस प्रकार हटा सकते हैं? महाभियोग लगा के उसको हटा सकते हैं। आगे की सवाल देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? यानी इसे कौन हटा सकता है? देश की जनता, गांव के लोग, ठीक है, कोई IAS अफसर, IPS अफसर या नीतीश यानी कि राज्य के कोई CM लोग या सभी राज्य के CM लोग मिलकर या उसके केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखिए क्या हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है संसद, वो भी किस तरह से? महाभियोग ला के, है ना। आगे की ओर देखते हैं। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है लेकिन तो राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती है। यानी कब सुने होंगे क्षमादान,
ठीक है। अब सुने होंगे कि अगर राष्ट्रपति अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा ने की किसी भी कोर्ट से न्यायालय से अगर क्या हो जाए किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिल जाए तो अब क्या हो सकता है, तो इस मृत्युदंड की सज़ा को वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति या तो कम भी करा सकता है या सज़ा को चेंज भी करा सकता है, नुमार्केट में बदल सकता है, लेकिन ये काम राज्यपाल नहीं कर सकता है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिकाई शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 के तहत, यानी संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 के तहत निहित है। ठीक है, आगे की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं कि है, देखिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, लगा दिया, लेकिन ये लगा कौन सकता है, यानी संसद के किस सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो इसका जवाब है संसद के किसी भी सदन द्वारा इसके महाभियोग की बात प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। यानी सबसे पहले जान लें कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद देखते हैं भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा आपको रीइलेक्ट किया जा सकता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। यानी राष्ट्रपति कोई भी विषय पुनर्विचार, यानी कि किसी बात पर अगर वो अस्वीकार करना चाहे या उसको लगता है कि इस राष्ट्रपति के अनुसार अगर लगे कि यह बात सत्य नहीं है, जिसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए, तो इसे पुनः संसद को भेज दे। लेकिन यह भेजने की जो अधिकार दिया गया तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो यह अधिकार दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति किसी विषय के पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद या वापस संसद को भेज सकता है। ठीक है, अगली सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, किसी चीज़ को रोक सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तो इसका जवाब क्या हो जाता है, ये आपको अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के तहत भारतीय संविधान के तहत ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है ना। आगे को चलते हैं। अब देखते हैं क्या है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वचन हेतु उपबंध कर सकता है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 160। क्या है, अनुच्छेद 160। माय डियर्स, आप जरूर इसको धैर्यपूर्वक बने रहें। देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है जो किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो आपके सामने दिख ही रहा है। यानी क्या कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कितना है, कौन है और किस में क्या कहा जाता है, बिल्कुल आपको आसानी से यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कैसा वीडियो लगे प्लीज़ इसको कमेंट भी कीजिएगा। ये मेरा चैनल नया है बट मैं नया नहीं, और सारी जानकारी बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैं 6 to 10th ऑल सब्जेक्ट्स में आपको एनसीईआरटी क्लास टीचर ही हूँ, और इंटर 11th 12th पर भी मैं फोकस ज़रूर करता हूँ। इसी सब से हर बात सही का मुझे उम्मीद के मुताबिक बेहतर अनुभव हो सकता है। आगे की ओर आगे को चलते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 52 है।
अनुच्छेद 52 में क्या करते हैं, भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति पद की धारणा किस में मिलती है, अनुच्छेद 52 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 33 में क्या मिलता है, क्या, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 53 में आता है। उसके बाद देखिए 54 में क्या, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि किस में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, यानी इसको निर्वाचक मंडल में कौन आए। तो निर्वाचक में कौन आया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन है, आपको अनुच्छेद 54 आया। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी किस तरह से होना चाहिए, मतदान गुप्त मतदान या रेशियो अनुपातिक मतदान, कि कैसे मतदान, किस में बोला गया, ये मतदान किस में, उसकी रीति किस में है, 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अगला सवाल है 56 में क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी कि राष्ट्रपति की शासन पद कितने दिन के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। बीच में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगी। नया राष्ट्रपति चुना जाएगा तो कितने दिन के लिए होगी, फिर से नई 5 साल की होगी। तो इस तरह की बातों को कौन उल्लेख करता है, अनुच्छेद 56। आगे को देखते हैं कि अब आता है 57 में लिखे हैं पुनर्विचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अनुच्छेद 57 है, पुनर्निर्वाचन के लिए आपको पात्रता रखने वाले यह अनुसूची किस में है, आपको 57 में है। जबकि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्या लगना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इस बात को किस में मिलती है, अनुच्छेद आपको 58 में मिलता है। माय डियर्स, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके बिना कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है। आप इसे ध्यान से सुने और देखें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यानी कि राष्ट्रपति पद किस गरिमा वाली पद के लिए बने रहने के लिए इसको क्या क्या रहना चाहिए पड़ेगा, ये 59 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि शपथ भी लेगा, वादा मुआहदा भी करेगा। तो यह बात किस में है या किस तरह से ले, ये किस में है, अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस में है, अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद फिर से देखता हूँ आगे की ओर, तो आगे देखते हैं। अब है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में लिखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। बड़ी चर्चित सवाल है ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, चलाने की प्रक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार लगा सकते हैं, ये किस में है, अनुच्छेद 61 में है। जबकि 62 की बात कर ली जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भारत के भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के संबंध में किस में है, तो अनुच्छेद 62 में है। यानी कि कोई जैसे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन की पदावधि के दौरान यानी कि सेवा में रहते हुए 1969 ईस्वी उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको कौन बनाया जाएगा, फिर किसको बनाया जाएगा, तो किस तरह से बनाया जाएगा कि उसकी दोबारा फिर से नया से चालू करेगा इन सारी की सेवा शर्तें, और नया तो तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो कैसे होगा, इनसे सारी से संबंधित बात किसमें, अनुच्छेद 62 में है। ठीक है, समझ में आता है कि शायद आपको अच्छे लगते ही होंगे, आप इन्हें बस ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या था, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, यानी कि राष्ट्रपति क्षमादान जो कर सकते हैं, तो यह बात किस में लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, तो ये अनुच्छेद 72 में लिखी हुई है। क्षमा आदि की और उसके पावर यानी कि जुर्म को ट्रांसफर करने, दूसरी जगह बदलने के भी उपाय व्यवस्था उपलब्ध है। आगे को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को हो। वाह, बुझ गया ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन अपने मन से नहीं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। किसे अधिकार है, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद
43 राष्ट्रपति को उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में से परामर्श यानी किसी चीज़ की शक्ति या किसी सलाह के लिए कि विशेष निर्णय के लिए वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और भी सवाल है, उसे मानना कोई ज़रूरी नहीं। वो परामर्श ले सकता है बट मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है यदि संवैधानिक पद पर और संविधान के खिलाफ हो या नीतिगत के खिलाफ हो, तो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कब कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर जब कह देगा कि अब हमारी सरकार नहीं चलेगी, अब इस तरह से नहीं होगा, पुनर्निर्वाचन किया जाए, तो इसे कौन करना पड़ेगा? कि राष्ट्रपति आके ऑर्डर करे और राष्ट्रपति को सलाह देगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, और उसके बाद कहने पर चाहे प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखिए। तो देखिए, लोकसभा बड़ी अच्छी सवाल है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? माय डियर्स, ये कितना सवाल है। आप अगर जिस क्वालिटी के भी अगर स्टूडेंट, सबको पता है कि सवाल का वजन क्या है। मैं इसकी तो व्याख्या नहीं कर सकता, आप खुद समझ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये सवाल होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा। इसको कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाएंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में बोला जाता है पर कि जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का उपयोग किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अब तक ये कब किया गया था? क्या राष्ट्रपति अब तक जेबी वीटो का अब तक कभी पावर का उपयोग किया है? हाँ, किया है। कब किया है? 1986 ईस्वी में। कब किया है? 1986 ईस्वी में। किस नाम पर? भारत डाकघर संशोधन विधेयक। भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में सबसे पहले ये जेबी वीटो का उपयोग किया था। आगे चलते हैं, जैसे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। ये सही सवाल है ना? हाँ, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है ना? किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को है। यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे मैं इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। बड़ी बेहतर सवाल है, वो सवाल है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। हाँ, ये कितनी चर्चित सवाल है, आप बाखूबी समझते ही होंगे। नहीं कि भारत के राष्ट्रपति किन किन को चुनाव नियुक्त करता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री को। वाओ, भारत के प्रशासनिक सबसे बड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रशासनिक सबसे बड़ा कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उस प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के अंडर में केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जिसमें ढेरी मंत्री होता है, तो उसका भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कैबिनेट मंत्री का कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब आगे देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट में भी कोई मुख्य न्यायाधीश होता है और उनके भी जूनियर्स होते हैं जो अन्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तो सबका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, है ना, सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि आगे की ओर भी देखेंगे तो ऐसे कितने चर्चित सवाल आपके सामने आएंगे, इसलिए बने रहें। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरत है ना?
चलिए देखते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कमीशन, इलेक्शन कमीशन और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी राष्ट्रपति करता है। अब सोच सकते हैं इनके अलावा बड़ा पद और होता क्या है? सबकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति ही करते हैं। देखिए, भारत के सर्वोत्तम सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, उससे राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति भी कहलाता है। तो उन्हीं के द्वारा सारे काम होते हैं। भारत के किसी भी सरकारी गवर्नमेंट काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, भले करता मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल करते हैं, लेकिन उनको वाहन करते हैं, लेकिन नाम तो इसी के प्रधान राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। आगे की ओर चलेंगे तो देखने मिलता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर से देख लीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक यानी यूनियन टेरिटरी के जो आपको गवर्नर होता है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? हाँ, उनका भी नियुक्ति, प्रशासक की भी नियुक्ति कौन करता है? आपको राष्ट्रपति ही करता है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? बड़ी गजब बात है ना। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बाखूबी आप समझ गए ही होंगे इसमें क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए प्लीज़, ये कितने मूल्यवान है आप खुद समझते हैं। अगर कभी एग्जाम दिए हैं या किसी का क्वेश्चन बैंक है तो देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, भारत के केंद्रीय मंत्री, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग और राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली और पुडुचेरी की मुख्यमंत्री को। तो ठीक है, आप इतने चीज़ तो देख ही रहे थे। आगे चलता हूँ आगे की ओर देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है ना। बिल्कुल ये सही सवाल और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान तनख्वाह कितना है? ये 5 लाख है। जबकि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? जैसे कि आप जानिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब होता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके काम को दायित्व को निभाने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, राष्ट्रपति तो ख़त्म हो गया, उसकी एक्सपायर हो गई, मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, रिजन दे दिए, और उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। चूँकि देश की कानून बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की उपस्थिति में अध्यक्षता में जो बनी थी और सभी संविधान सभा के द्वारा, तो कोनो बात छोड़े थोड़े होंगे। हर छोटी से छोटी भविष्य में होने वाली, आज तक होने वाली घटनाओं को भी अवलोकन करते हुए किया गया है। बाय चांस अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी मर गया, चाहे वो उन्हें पद को त्याग कर दिया, तो उस समय देश तो खाली पड़ा हुआ नहीं रहेगा। उस समय उसका मालिक ऑनर कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल चलते हैं। देखिए, तो अगला सवाल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आ गए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह उक्ति किस पर लागू होती है? ध्यान दीजिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह उक्ति किस पर लागू होती है? यानी बोला गया प्रतिनिधित्व करता भारत का राष्ट्रपति पर हर काम होता है, लेकिन क्या वो करने जाता है? नहीं जाता। कौन है? प्रधानमंत्री करता है। अनुमोदन करा लेते हैं, विचार विमर्श द्वारा उनके पास करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से ये पास होता है, लेकिन हस्ताक्षर किनको करना पड़ता है? राष्ट्रपति को। यानी सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। उनके काम से प्रतिनिधित्व उनके नाम से लिया जाता है प्रतिनिधित्व, लेकिन वो चुनाव, वो घोषणा और क्या कहते हैं उसकी सिलेक्शन कैसा करेंगे वैसा करेंगे, ये काम नहीं करते हैं। इसलिए बोला गया वो
नेतृत्व तो नहीं करते लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कर चलते हैं। वीडियो लॉन्ग होने पर आप उकताए नहीं, क्योंकि देखिए कौन ऐसी बात है जो हम छोड़ दें, है ना, बात छोड़ दी जाए, किस बात को छोड़ने वाली बात तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मिलता है अगला सवाल कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। बड़ी अच्छी सवाल है, मज़ेदार दमदार सवाल है। देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन, मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जबकि बिहार के प्रथम आपको राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम थे। उसी प्रकार आपको रामनाथ कोविंद भी, जब देखिए ये भी बड़ी चर्चित सवाल है, जब वर्तमान में यानी कि सवाल पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नियुक्ति हुआ यानी कि चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो उस समय या उससे पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के। एक ही सवाल है और इसको कई तरह से पूछ सकते हैं। सवाल कितनी दमदार है आप सोच ही सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपतियों में से कितने ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिहार का राज्यपाल रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे और श्री रामनाथ कोविंद जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और इनसे पूर्व बिहार के राज्यपाल में रहते हुए ही वो दिल्ली के यानी कि भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। वैसे यूपी के रहने वाले थे, यूपी के हैं। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उसके बाद आगे क्यों देखते हैं तो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाली पदाधिकारी कितनी होती है। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उसी के अंडर, उसी के हुक्म पर, उसी के नियम पर, उसी के कानूनों पर कौन काम करता है। तो ये 3 सवाल हैं, बिल्कुल इसे पी जाइए डियर्स, इसे पी जाइए, है ना। कौन? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर्स, एंड भारत का महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। ये कौन कैसा पद होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाली पदाधिकारी। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर्स, भारत का महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल्स। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते चले, बड़े ये विभेद चीज़ है। एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता, वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता? यानी कि कोई विधायक संसद द्वारा पास किया गया, वहाँ पर एमपी संसद भवन में कितनी बहस हुई, नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष विपक्ष द्वारा कितनी हो हंगामा के बाद जो पास होता है, तो उसके क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बिना वो कानून नहीं बनता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो कानून नहीं बन जाता। और एक बात जान लीजिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 महीने के भीतर ही उसको लागू करना पड़ता है, नहीं तो कानून नहीं बन पाता, बल्कि स्वतः डिलीट हो जाएगा। आगे क्यों चलते हैं तो यहाँ पर क्या है? जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए, जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति को उस विधायक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होती है। जब विधायक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति को उस विधायक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नहीं तो भी उसको होल्ड कर सकते हैं, या उसको रोक सकते हैं, या उसको बिल्कुल रोके रख सकते हैं, या उसको कोई प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे को चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, ये इस सवाल के लिए कौन नहीं सोच सकता भला। यहाँ पर सवाल है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। एक कैसे से नियोग है जो निर्विरोध, 1 कैसा होने वाला है? जी हाँ, अभी हुआ है। लेकिन अब सोचते होंगे, क्या उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शायद चुना गया होगा? उस समय देश के कोई राजनीति नहीं था, उतने विभिन्न दलीय लोग नहीं था। या कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं
कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, जो क्या था, एक वैज्ञानिक थे और देश के हित में लिए थे, तो कोई विशेष पार्टी से नहीं थे शायद उसको, लेकिन जी नहीं, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी। कब है? नीलम संजीव रेड्डी। मैं सबके कार्यकाल भी आपको आगे में तुरंत बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? किन का संबंध ट्रेड यूनियन से रहा है? उसका नाम है वारा वैकेंट गिरी, नहीं WP गिरी बोला जाता है, WP गिरी, ठीक है, वारा वैकेंट गिरी। अगली सवाल की ओर चलते हैं हम। अगले सवाल है आपका, देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। भारतीय संविधान क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति को क्या नहीं देता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। यही कारण है कि राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो हमेशा जब कोई न्यू राष्ट्रपति हो तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, नहीं, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उस दिन से 5 वर्ष तक। यही कारण है कि किसी की सीट वैकेंट होने पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सीट, राष्ट्रपति की मृत्यु पर यह आपको पद त्याग करने पर जो नया राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसकी कमी से, उसके कम्प्लीमेंट्री टाइम पर नहीं बल्कि 5 साल के लिए होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, एक इससे बड़े चर्चित सवाल है कि वो है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये भी कह सकते हैं भारत के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है जो आपको साइंटिस्ट थे। ये भारत के ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो इसका जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये है आपको भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखने मिलता है कि कुछ एक पॉइंट है, धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है ना। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, अगला सवाल की ओर जब चलेंगे तो सवाल है कि रामनाथ कोविंद जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो ये कितने बार राष्ट्रपति हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम है। कितना क्रम है? 14वां क्रम है। भारत के ये कौन सा क्रम है? ये 14वां क्रम है। जबकि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल की ओर देखते हैं। बिल्कुल आप धैर्य रखें, बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन बोला जाए कौन सा सवाल इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं किसी सवाल को छोड़ भी तो नहीं पा रहा हूँ। आगे की ओर देखिए सवाल की ओर। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। क्या हो गया? राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि कितना? 1950 से 1962 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कुछ कार्यकारी भी राष्ट्रपति रहे थे, राष्ट्र को उस अवधि को छोड़कर सबसे कम अवधि यानी 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पद में रहते भी उनकी मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। आगे की ओर चलते हैं। बड़ी मूल्यवान सवाल हैं, आप इसे धैर्यपूर्वक ध्यान में रखें। ठीक है, इस तरह का और मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आपके कैसे विचार होगा
प्लीज़ हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत मूल्यवान हैं। मेहनत तो मैं करता हूँ, मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन आपके कमेंट्स ही इसके सारे दारोमदार हैं। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति का समाधान की स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रपति समाधान कर सकते तो कैसी होनी चाहिए? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। यानी कि क्षमा तो कर देंगे, ऐसा नहीं कि जाइए उसको जाके हम मर्डर करके आ गए फिर हमको फांसी की सज़ा होगी कि हुजूर हमको माफ़ करा दीजिए, ऐसी बात नहीं। जब दंडादेश मृत्युदंड हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, इसी 3 कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? आपको क्षमादान कर सकते हैं। इसी 3 कंडीशन में वो क्षमादान कर सकते हैं। देखिए वीडियो तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन कुछ बातें बताना भी बड़ी ज़रूरी है। राष्ट्रपति, अब तक के राष्ट्रपति, तो आपको मैं अभी अब तक के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनके कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो दूसरे राष्ट्रपति थे, इनके कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। ठीक है। और उसके बाद क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति रहे हैं। 1967 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक रहे हैं। अगला राष्ट्रपति की ओर देखते हैं तो अगला राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन के बाद है वीवी गिरी। बीबी गिरी ये देखिए ऐसा थे कि आपको इनका शासन ये था, आपको चूँकि उसी समय से ही हुए थे और इनका कितना हो गया था, ये 1969 से 74 तक किए। फ़खरुद्दीन अली अहमद खां, अली अहमद जो 1974 से 1977 ईस्वी तक थे। ठीक है। उसके बाद फिर से देख लीजिए बी डी जट्टी 1977 ईस्वी। तो ऐसा क्यों हो गया? बी डी जट्टी आपको 1977 उसी में थोड़ा हो गया था। उसके बाद आगे देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए, जिससे पहले चर्चा में आया भी था। नीलम संजीव रेड्डी आपको 1977 से 1982 ईस्वी तक रहे हैं, जबकि ज्ञानी जैल सिंह हैं 1982 से 1987 ईस्वी तक रहे थे। आर वेंकटरमन, ठीक है, ये कितनी है 1987 से 1992 तक रहे हैं। जबकि शंकर दयाल शर्मा की बात कर लीजिए तो ये कितना से हैं, ये आपको 1992 से 97 तक हैं। जबकि के आर नारायण की बात कर ली जाए तो 97 से 2000 ईस्वी तक हैं। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर ली जाए तो ये कब से कब तक है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर ली जाए तो 2002 से 2007 तक है। उसके बाद भारत के एकमात्र प्रथम और एकलौता राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 2007 से 2012 तक रही हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी एक राष्ट्रपति रहे हैं जो ये 2012 से 17 तक रहे हैं। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद हैं जो 25 जुलाई से 2017 से लेकर अभी तक वो पद पर ही कार्यरत हैं। तो डियर्स, इस तरह था ये वीडियो तो लॉन्ग हो गया, लेकिन बोली जाए तो बात कौन छोड़ी गई। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स कर बताएंगे और फिर मैं अलग अलग बातें बताऊंगा प्रथम राष्ट्रपति और विभिन्न राष्ट्रपति और उनके बारे में। एक अगला में उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊं या ना बताऊं, प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहें। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।